चैप्टर 8 पार्ट 2 चैनलिंग हैंडबुक। तो यहाँ पर रुकी थी मैं। एक पुरानी जिप्सी नैतिकता है जो बताती है कि भाग्य बताने वाले कभी भी बुरी खबर नहीं बताते हैं, खासकर किसी की आने वाली मौत की खबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाथ में कितना साफ है या चाय की पत्तियां बढ़ने में कितनी सीधी हैं, बस नहीं किया जाता है। मैंने इसे दूर करने की बहुत ही आविष्कारशील तरीकों के बारे में सुना है। उदाहरण के लिए मेरे मित्र डैनी को का मामला है, जो एक मानसिक रोगी के पास गया था। उसने परेशान होकर अभिनय किया और अन्य बातों के अलावा उसे कभी भी लाल कार में सवारी स्वीकार नहीं करने के लिए कहा। काफी समय बाद डैनी सहयात्री यात्रा कर रहा था। समय बाद डैनी सहयात्री यात्रा कर रहा था। उसने एक लाल बीडब्ल्यू बीटल ने उठाया उन्हें एक लाल बीडब्ल्यू बीटल ने उठाया जो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डैनी लगभग इस पृथ्वी के विमान में वापस नहीं आया। क्या हिंदी है, इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। और जब उसने किया तो उसे स्वास्थ्य के लिए एक लंबा धीमी गति से वापस आना पड़ा, क्योंकि उसे मस्तिष्क क्षति हुई थी। अब वो ठीक है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये बहुत बुरा है कि उसे मैरून कारों से बचना याद नहीं था, लेकिन दूसरी ओर इस मौत की खबर ने उसे शायद उसके वास्तविक निकट घटना की तुलना में अधिक परेशान किया होगा। मैं उस स्थिति में चैनलिंग के तरीकों को खोजने के लिए जितना कठिन प्रयास करें, जो भविष्यवाणी को प्रसारित करता है। अब Uh, there is an old gypsy ethic that suggests that fortune tellers never divulge bad news, especially news of someone's upcoming death. It doesn't matter how clear it is in the hand or how plain the tea leaves are to read, it is just not done. I've heard of very inventive ways of getting around this. For instance, there is a case of my friend Danny, who went to a psychic. She acted disturbed and among other things. तो वो कहती है कि एक जिप्सी जो कबीले होते हैं ना, जो एक गांव में 10 दिन रहे, दूसरे गांव में चले गए, इस तरह से जो घूमते रहते हैं। पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में भी होते थे, भारत में। आ, तो उन लोगों में एक कहावत है कि कभी भी बुरी खबर ना बताओ, खास करके किसी के मौत की खबर। तो कहती है कि चाहे वो कितना भी सामने आपको नजर आ रहा हो, तब भी किसी के मौत की खबर नहीं बतानी चाहिए। कहती है कि मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं बताने के। जैसे मुझे जब कुछ दिखता है तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम्हारे घर में मौत होने वाली है या तुम्हारा फलाना मरने वाला है या माँ बाप भाई बहन बच्चा बीवी जो भी। मैं उन्हें और तरीकों से सावधान करती हूँ कि जरा ये करवा लो, जरा वो करवा लो, जरा ऐसा करके देख लो और ये करना जरूर और मुझे बताना। तो एक तरह से उनको रेमेडीज भी देती हूँ। होते हैं कुछ रेमेडीज जो देती हूँ। तो कहती है कि जैसे मेरा एक दोस्त था, वो किसी के पास गया जो साइकिक थी, जो बताती थी कि क्या होने वाला है। और वो थोड़ी परेशान हुई डैनी का हाथ देख के, और आ, उसके कहा कि कभी किसी लाल गाड़ी में मत बैठना। थोड़े समय बाद डैनी हिच हाइकिंग मतलब जब आपकी अपनी गाड़ी नहीं होती या पैसे नहीं होते तो आप हाईवे पे खड़े होके लिफ्ट मांगते हो। इस गाड़ी में बैठे, अच्छा चल मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दे। वहां उतरे, वहां से फिर किसी से लिफ्ट मांगी कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां छोड़ दे। ऐसे हिच हाइकिंग। तो एक हिच हाइकिंग में एक बार डैनी को एक लाल रंग की वीडब्ल्यू बीटल ने उठाया, जिसका बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया। और डैनी एक तरह से मर के वापस आया। और जब वो आया तो उसका दिमाग पे चोट आई थी और उसे बहुत लंबा समय लगा ठीक होने में। अब वो ठीक है, लेकिन वो पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता। ये बहुत अफसोस की बात है कि उसको उस औरत की ये बात याद नहीं रही कि कभी लाल गाड़ी में मत बैठना। ये होता है जब फ्री में रीडिंग करो ना, पर नहीं, कई बार ऐसी बातें इंसान भूल जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए। आ,
लेकिन जब उसके मरने की खबर, on the other hand, news of his death have disturbed him perhaps more in mind than it is actual near occurrence. लेकिन अगर उस औरत ने उसे बताया होता कि तू मरने वाला है, तो जो असल में हुआ, उससे ज़्यादा वो काफ़ी समय तक डिस्टर्ब्ड रहता, परेशान रहता, दुखी रहता, मतलब कि डरा हुआ रहता कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना और मैं मरने वाला हूँ, ऐसे-वैसे। तो वो इंसान मरने से पहले मर जाता है। ये डॉक्टर लोग आके बोलते हैं पेशेंट्स को, तुमको कैंसर हो गया। वो इंसान अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा हो ना, वो तो कैंसर का नाम ही सुन के मर जाए। तो तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अब सोचो कि एक इंसान को बोल दिया कि तू मरने वाला है, हैं? जब मैं महीने के ज़ोडिएक साइन्स करती हूँ ना, तो किसी के लिए लिख देती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, तो वो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी से कोई जाने वाला है, तो वो पहले ही डर जाते हैं और वो कहते हैं, "हाँ, मुझे पता था तू जाने वाला था।" ऐसा हो चुका है इसलिए। और अ, अगर मैं किसी को ये बोल दूँ कि तू मरने वाला है या तेरे फैमिली में फलाना-फलाना कोई मरने वाला है, तो उस इंसान पे क्या बीतेगी? बहुत ही बुरा हाल होगा। वो मतलब कुछ 2-3 महीने पहले मुझसे किसी ने कहा कि मेरा बेटा मरने वाला है और वो उसको ये परेशानी होगी, वो 1-2 महीने मेरी ज़िंदगी में कैसे बीते हैं ये मुझे पता है। सुबह शाम उठते-बैठते वो मर जाएगा तो मेरा क्या होगा सोच के मैं दिन-रात रोती रहती थी। वो मर जाता ना तो शायद मैं 4 दिन रोती, 8 दिन रोती, लेकिन वो गया। लेकिन यहाँ पर वो नहीं गया और उसे कुछ हो ना जाए करके मैंने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। ये मत कर, वो मत कर, तू बीमार हो जाएगा, तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू मेरे वो भी परेशान हो गया और मैं भी परेशान हो गई और बाकी सब भी परेशान हो गए कि तू क्या दिमाग में लेके बैठ गई है कि वो मर जाएगा। तो कि किसी को ये बोलना कि वो मर जाएगा या उसके घर में कोई मर जाएगा, एक तरह से एक तरह से वो अगर 1% भी चांस है ना कि ऐसा ना हो, तो वो इंसान उस दुःख में उसे सोच-सोच के उसे मैनिफेस्ट कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड। फिर ऐसे हालात में अ, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र आती है तो उसके आस-पास घूम के, मतलब घुमा-फिरा के कोई सॉल्यूशन बता सकते हो तो बताओ। और अम, यदि आप स्वाभाविक रूप से एक मानसिक और साथ ही एक चैनल के रूप में कार्य करने के रूप में उपहार में दिए गए हैं, मतलब आपको चैनल करने की जो गिफ्ट है, वो आपको जन्म से आप में है, तो आप जो देखते हैं उसके बारे में आपके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कई बार आपको विज़न्स आते हैं, कई बार सपने आते हैं, कई बार वो वो आते हैं आपको, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। आपको ऐसी सूचनाओं की बाढ़ आ सकती है
जो आप ज़रूरी नहीं चाहते हैं। फिर भी क्योंकि आप उपहार मतलब आपको ये गिफ्ट में मिला हुआ है और आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, आप इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। मतलब जैसे एक है किसी को मैं जानती हूँ वो हॉस्पिटल या शमशान नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास पहुँचती है, तो हॉस्पिटल में जितने लोग मरे हैं ना, सालों पहले भी जितने लोग मर गए हैं, उन सबकी आत्माओं की आवाज़ें आती हैं उसको। उनके प्रेत वहाँ पर हॉस्पिटल में या शमशान में हैं, तो उनकी आवाज़ें आती हैं, मेरी हेल्प करो, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, मेरी बेटी को ये बोल दो, मेरे बेटे को ये बोल दो, मेरे इस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो वो जा नहीं सकती और ये उसको गिफ्ट में मिला हुआ है। लेकिन कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी हराम कर देते हैं। न केवल आपने चैनलिंग से बल्कि उन चीजों में भी प्रयास करें जो आप लोगों को प्रेरित करने के लिए कहते हैं, जिसे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में साझा करते हैं। आप मरने जा रहे हैं जैसे गंजे बयान मतलब बकवास बातों के बजाय लाल कारों से सावधान रहें, तकनीक का प्रयास करें या कुछ भी कहने से परहेज करें। सामान्य ज्ञान दोनों का प्रयोग करें और अंतर्ज्ञान और प्रार्थना की जो भी क्षमता आपकी हो उसका उपयोग करें। आप ये भी कह सकते हैं कि तुम आज से रोज महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दो या तुम्हारी दिल की कौन सी इच्छा है उसको पूरा करो और समथिंग लाइक दैट या एनीथिंग इस तरह के। कभी कभी ना अगर उल्टा कह दो ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ, अभी सोच रही हूँ, पहले नहीं कभी सोचा, पर मैं अभी सोच रही हूँ कि अगर किसी को उल्टा कह दो कि अरे इसकी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुम स्वस्थ जियोगे, बस ऐश करो, खुश रहोगे तो लंबा जियोगे। तो हो सकता है कि ये सोच के, ये मान के उस इंसान की ज़िंदगी लंबी हो जाए, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ है। जब तुम इतने साल के होगे, आज से 20 साल बाद तो तुम्हारा फलाना-फलाना ऐसा-ऐसा घर होगा और ऐसा-ऐसा होगा। वो सपना देखते-देखते उस सपने को मैनिफेस्ट करने के लिए शायद इंसान अपनी मौत को चीट कर जाए, क्या पता? इस तरह के भेदभाव के लिए सामान्य ज्ञान 2 संकायों में से अधिक मजबूत है। हालाँकि कुछ कॉल अकेले तर्क का उपयोग करने में बहुत करीब हैं। जिन चैनलों को लंबे समय तक अच्छा काम करने में सफलता मिली है, वे अक्सर लोगों को उन पर निर्भर होने की अनुमति देकर नैतिक कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसे अपने अभ्यास से न करने का प्रयास करें। याद रखें कि आप यहाँ दूसरों की सेवा करने के लिए हैं। वे आपकी सेवा करने के लिए नहीं हैं। कौन सॉरी अ, कौन किसके साथ क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रवैया खुले दिल और करुणामयी सेवा का होना चाहिए। इस प्रकार आपको एक चैनल के रूप में आप जो कहते हैं और जो आपका संपर्क आपके माध्यम से कहता है, उसके बीच अंतर करने के लिए आपको निरंतर आवश्यकता होती है। यदि आपने ध्यान से ट्यून किया है और आपके नोटिस के सामने आने वाली सभी संस्थाओं को चुनौती दी है, तो जो संपर्क आपको अंततः प्राप्त होगा वह सकारात्मक ध्रुवता का होगा और लोगों को इस पर निर्भर करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि आपका संपर्क आपके माध्यम से उन चीजों को प्रसारित कर रहा है जो लोगों को उस पर और आप पर निर्भर कर रही हैं, तो आपको अपने चैनलिंग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि आपका संपर्क आपके माध्यम से उन चीजों को प्रसारित कर रहा है जो लोगों को उस पर और आप पर निर्भर कर रही हैं, अपने आप से पूछें कि क्या आपके पास चैनलिंग के अभ्यास के माध्यम से सेवा करने के लिए वास्तव में अच्छा और स्थिर समर्पण है। अपने आप से पूछें कि उस प्रतिबद्धता का आकार क्या है और आप उच्च और बेहतर संपर्क प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए अपनी चुनौतीपूर्ण और ट्यूनिंग प्रक्रियाओं को कैसे सुधार सकते हैं।
यदि आपने अपनी ऐसी चैनलिंग देखी है जो लोगों को उनकी ज़रूरत महसूस करने के लिए वापस और पीछे आने की दिशा में जा रही है, तो इस मामले को अपने दिमाग से तब तक न डालें जब तक आप खुद को आश्वस्त न कर लें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस व्यक्ति को आपसे या संपर्क से बांधना। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से निर्भर होते हैं और इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा 1-2 बार हुआ है मेरे साथ कि बहुत पुरानी बात है। उस ज़माने में अ, अब इतनी पुरानी बात लगने लग गई है कि उस समय पर लोग घर आया करते थे रीडिंग के लिए। तो आई वाज़ फोकस्ड मेनली ऑन बॉम्बे पीपल। अम, कुछ लोग ऐसे थे जो हर हफ्ते आ जाते थे या हर महीने आ जाते थे कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आपने पिछली बार ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया, तो अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक बंदा था, वो हर हफ्ते आ जाता था, 2-3 महीनों तक आता रहा, 1-1 घंटा बैठता था, पैसे देता था, चले जाता था। पर जो मैं उसे करने को कहती थी, वो तो करता नहीं था। फिर मैंने मुझे एहसास हो गया था पहले ही, लेकिन फिर मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट करने आते हैं, अपना भी और मेरा भी। ये पैसों के का लालच मुझे तो देना मत। आप मुझ पर डिपेंडेंट एक तो नहीं होने चाहिए, और सेकेंडली ही वाज़ ट्राइंग टू प्रपोज़ टू मी कि आप मेरी दोस्त बन जाओ, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो एंड ऑल ब्ला ब्ला। तो मैंने उसे मना कर दिया कि आज के बाद यहाँ मत आना। नंबर 2, एक बच्चा था, छोटा था, मेरे ख़्याल 22 21, 22, 23 साल का, और वो अपना फैमिली बिज़नेस कर रहा था या जो भी बिज़नेस कर रहा था, और हर महीने आ जाता था कि हाँ, आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया, आपने बोला था कि तू हांगकांग जाएगा, मेरा तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं सच में चला गया, और आपने बोला था कि मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो वो पेमेंट आ गई। ऐसे-वैसे जो पेमेंट काफ़ी सालों से फँसी हुई थी। ऐसा-वैसा 3-4 बार हुआ, तो वो हर महीने आ जाता था। फिर मैंने उसे एक बात समझाई, कभी-कभी फ़ोन पे फ़ोन कर लेता था कि मुझे ये ज़रा बता दो, वो ज़रा बता दो। मैंने उससे एक बात मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि ऐसी चीज़ों पर निर्भर मत हो। अपने दिमाग से फैसले करने की कोशिश कर। ऐसा नहीं है कि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी रीडिंग नहीं करूँगी। मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है? लेकिन इन चीज़ों पर निर्भर मत हो। ये गाइडेंस के लिए हैं, ज़रूर हैं, बट यू कैन नॉट बेस योर लाइफ ऑन इट। न्यूमरोलॉजी तो एक ही बार होती है, वो तो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, मतलब अगर कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीज़न कोई कर रहा है तो कर सकते हैं। लेकिन टैरो 6 महीने में 1 बार करना चाहिए। इससे ज़्यादा, ख़ास करके एक ही सवाल है, तो उसे 6 महीने में 1 ही बार करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से होता है कि कई बार लोग निर्भर हो जाते हैं कि अच्छा मुझे ये बताना, अच्छा मुझे वो बताना, तो मैं भी हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपने लिए टैरो कभी देखती ही नहीं हूँ। हाँ, जो दूसरे लोग हैं, मैं उनसे करवाती रहती हूँ। टैरो नहीं करवाती, मतलब कुछ और रीडिंग्स वगैरह जो कुछ भी। और जब मैंने ये सीखा, टैरो सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, अ, और भी चीज़ें सीखी, और कभी-कभी मेरे बारे में या मेरी ज़िंदगी को लेके या मेरे परिवार को लेके जब कुछ चीज़ें मुझे उसमें दिखती हैं, तो बहुत फ़नी बात है। एक बार जब मैंने शुरू-शुरू में टैरो सीखा था 2008 में, तो टीचर ने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं प्रैक्टिस करती थी। और मैं क्या करती थी, रोज़ सुबह अपने कार्ड्स निकालती थी कि आज क्या होने वाला है। और एक दिन उसके अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स आ गए जिसमें मुझे लगा कि आज मैं गई, आज तो मैं गई, आज तो डेफ़िनेट हो जाएगा। तो उस दिन तो मैं घर से नहीं निकली। घर से नहीं निकली और लास्ट मिनट एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि नहीं, नहीं हम लोग मिल रहे हैं, आजा तू भी, ऐसा-वैसा।
पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं। तो ठीक है, मैं चली गई, उठ के गाड़ी लेके चली गई। रात के ठीक 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। अच्छा, मैं निकल तो गई थी 12 से पहले, पौने 12 निकल गई थी, और घर आ रही थी, और घर से 15 मिनट की दूरी पे एग्जैक्ट 12 बजे खाली सड़क पे मैं चल रही हूँ। 12 ही बजे होंगे, 12 या 12:30, पता नहीं। मेरे हिसाब से कुछ 12 बजे के आसपास का टाइम था। खाली सड़क है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। ओके, वीकडे था, पीछे कोई। अचानक कहीं से एक गाड़ी आई, बहुत ही महंगी गाड़ी। कम से कम उस गाड़ी की स्पीड 150-200 किलोमीटर होगी। जुप करके आई और जुप करके गई, और मैं चला रही थी, और मैंने सडनली मेरे वहां साइड मिरर से मैंने देखा गाड़ी आ रही है, और मैंने गाड़ी मोड़ ली, और वो गाड़ी निकल गई। अगर मैंने वो ना देखा होता, सीधा ऊपर। इतनी स्पीड में थी वो गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी ऐसे पलटियां खा खा के, पता नहीं, मेरे को गाड़ी समेत ही शायद स्वर्ग ले जाता वो तो मैं जानती थी कि आज मेरा दिन थोड़ा ऐसा है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है, पता चलता है कि हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है साल। जैसे कि मुझे ये पता है कि मेरा ये साल पूरा, मेरा गुस्सा बहुत हाई होने वाला है, या घु- दिमाग गर्म रहेगा, या यूं कह लो कि दिमाग गर्म नहीं रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात के ऊपर जो मैं शायद अपने मन में रख लूं या चुप रह जाऊं, मैं बोल दूंगी। मैं परवाह नहीं करूंगी, मैं बोल दूंगी जो भी दिमाग में आता है। तो वो मुझे पता है कि इस साल थोड़ा ऐसा है मेरा। ठीक है तो है। जिसने भी मुझे अपनी जिंदगी में माध्यम बनाया है, उसकी प्रॉब्लम है। खैर, कोशिश तो करती हूँ मैं। आ, हालांकि यदि आप विशिष्ट जानकारी प्रसारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, तो आपको अपने मन को सही रास्ते पर लाना चाहिए। भले ही आपके पास कितने भी हैंगर हों, वर्षों से संचित हैंगर, हैंगअप्स। एक नहीं, पता नहीं, I've lost this. If your contact is channeling things which are making people dependent on you, ये तो हो गया। There is no, हाँ, clinging mind. There is a big difference between those inquiring spirits who make up a channel's audience and the occasional clinging minds who don't like to think. There is no one sure, merciful way to discourage naturally dependent seekers from attaching themselves to you. As long as you avoid being self serving and channeling specific prophecy, you will not offer the kind of naturally tempting environment which will keep hangers on hanging on. मतलब वो हैंगर्स ऑन से उसका मतलब ये था कि कुछ लोग ऐसे चिपकू होते हैं कि जब तक आप उन्हें आध्यात्मिक बातें बताते रहोगे तब तक तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उन्हें पर्सनल बातें बताने लग गए तो वो आते रहेंगे आपके पास। खुद दिमाग इस्तेमाल करना नहीं है, छोटी छोटी बात के लिए आएंगे। अच्छा, इसका क्या, अच्छा वो क्या होगा, अच्छा ये बता दे, अच्छा वो बता दे। मुझे याद है एक, छोड़ो, जाने दो। एग्जामिन योर बिहेवियर टू बी श्योर। एक सेकेंड, हैंगर्स ऑन कहाँ गया? आंतरिक जिज्ञासु आत्माओं के पीछे एक बड़ा अंतर होता है, चिपकी हुई। हाँ, वर्षों से संचित। तो दिस इज व्हाट आई वाज, भले ही आपके पास कितने भी हैंगर हो, वर्षों से संचित, हमेशा याद रखना कि आपके अधिकांश छात्र और पाठक वर्षों तक वापस आएंगे, शायद सबसे अच्छे और सबसे आंतरिक निर्देशित उद्देश्यों के साथ आते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स 2-2, 4-4, 5-5 साल बाद भी आते हैं। उन जिज्ञासु आत्माओं के बीच एक बड़ा अंतर है जो एक चैनल के दर्शक बनाते हैं, और कभी कभार चिपकी हुई दाखलताओं के बीच एक बड़ा अंतर है जो विशेष रूप से अपने लिए सोचना पसंद नहीं करते हैं। ये कितना लंबा चैप्टर है, स्वाभाविक रूप से।
तो काफी है ये तो, 25 मिनट हो गए। स्वाभाविक रूप से आश्रित साधकों को स्वयं को आपसे जोड़ने से हतोत्साहित करने का कोई निश्चित दयालु तरीका नहीं है। जब तक आप स्व सेवा करने और विशिष्ट भविष्यवाणी को प्रसारित करने से बचते हैं, तब तक आप उस तरह के स्वाभाविक रूप से आकर्षक वातावरण की पेशकश नहीं करेंगे, जो लटके हुए रहेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यवहार की जांच करें कि आप अपने अहंकार को खिलाने के लिए इस तरह के चैनलिंग को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अपने अहंकार को फीड करने के लिए लोग अपनी गति से और पूछताछ के अपने रास्ते पर खोज करेंगे। उनके लिए महत्वपूर्ण उत्तर उनके भीतर से जागृत होंगे, उनके बाहर से नहीं। सत्य की पहचान की एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसका वर्णन करना असंभव है, लेकिन जिसे लगभग सभी ने अनुभव किया है। आप किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, सिवाय इसके कि आप जहां तक जी रहे हैं और जो आप मानते हैं उसके अनुसार आप जी रहे हैं, और एक जिम्मेदार और समर्पित फैशन में चैनल कर रहे हैं। I will stop this here, and I will see you tomorrow. This was chapter 8, part 2. Goodbye.